हिंदी साहित्य में सुनिए पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी जोया देसाई कॉटेज। मूल रूप से पंकज जी मानवीय संवेदना के पक्ष में खड़े नजर आने वाले लेखक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। शिरीष चुपचाप बैठा हुआ दूर नजर आ रहे गुंबदों को देख रहा है। पूरे चांद की रात में अमरूद और कदम्ब के पेड़ों के बीच दिख रहे आसमान में किसी प्रार्थना की तरह हाथ उठाए हुए गुंबद। ये जहाज़ महल के गुंबद हैं। मांडवगढ़ में बाज बहादुर द्वारा बनवाए गए जहाज़ महल के गुंबद। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ महल ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई जहाज़ लंगर डाले खड़ा है, इसीलिए इसे नाम मिला जहाज़ महल। शिरीष जहाँ बैठा है वहाँ से जहाज़ महल आधा किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ से बस गुंबद ही दिखाई दे रहे हैं। 28 वर्षीय शिरीष एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है और अपनी कंपनी के लिए मांडवगढ़ की तस्वीरें लेने आया है, जिसे मांडव भी कहते हैं और मांडू भी। उसकी कंपनी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर एक स्मारिका का प्रकाशन करने जा रही है। पिछले 2 दिन से शिरीष मांडवगढ़ में ही है। सारा दिन कैमरा उठाए इस महल से उस महल, इस मकबरे से उस मकबरे, इस किले से उस किले तक भटकना रहता है। उसकी कंपनी सरकार के लिए इस स्मारिका का प्रकाशन कर रही है, इसलिए उसे फ़ोटोग्राफी करने के लिए विशेष पास मिला हुआ है। पूरे मांडू में हर तरफ खंडहर ही खंडहर हैं। कुछ ठीक ठाक हैं तो कुछ ध्वस्त स्थिति में हैं, और इन्हीं के पास खड़े हुए हैं भूतिया दिखाई देने वाले मांडो इमली या खुरासानी इमली या अफ्रीकी बोबाब के पेड़। किसी गुलदान की तरह का भारी तना और उस पर छोटी छोटी शाखें, जैसे कोई दूसरे ग्रह का पेड़ हो, और इमलियां भी इमली नहीं बल्कि नारियल के आकार की। पिछले 2 दिन से खंडहरों के बीच रहते हुए एक विचित्र सा अवसाद शिरीष के अंदर उपज गया है। हर खंडहर की अपनी एक कहानी है, सुनहरे अतीत की कहानी जो अब बिखर चुकी है। राजाओं बादशाहों के लिए बनाए गए भव्य महलों में अब कबूतरों और चमगादड़ों का निवास हो चुका है। शिरीष की इच्छा कल तस्वीरों के लिए कहीं जाने की नहीं है, इसीलिए वो रात होने के बाद भी अपने कॉटेज के बाहर लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा हुआ है। अपने एकाकी स्वभाव के कारण शिरीष ने किसी महंगे होटल में न रुककर यहाँ कॉटेज में रुकना पसंद किया है। जामी मस्जिद से हिंडोला महल की तरफ जाने वाली सड़क पर बाईं तरफ 100 मीटर अंदर खेत में बने हैं ये कॉटेज। एक कच्चा सा पहाड़ी रास्ता सड़क को कॉटेज से जोड़ता है। एकदम शांत सन्नाटे में घिरे हुए हैं ये कॉटेज। मांडवगढ़ वैसे भी एक विचित्र तरह के सन्नाटे में घिरी हुई जगह है। अपने अतीत की कहानियों की उदासी की खामोश चादर ओढ़कर चुपचाप खड़ा हुआ है कब से। शिरीष यहाँ जोया देसाई कॉटेज में रुका हुआ है। सड़क पर जहाँ से कच्चा रास्ता अंदर जाता है वहाँ एक रेस्टोरेंट है। उसके पीछे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर 8 कॉटेज बने हुए हैं। रेस्टोरेंट और कॉटेज का मालिक एक ही है। सब कॉटेज के अलग अलग नाम हैं। हिंडोला कॉटेज, नीलकंठ कॉटेज, चंपा बावड़ी कॉटेज, जहाज़ महल कॉटेज। मगर सबसे अलग नाम है उस कॉटेज का जिसमें शिरीष रुका हुआ है, जोया देसाई कॉटेज। जिस दिन से शिरीष यहाँ रुका है तब से ही इस कॉटेज का बाकी कॉटेजेस से अलग और कुछ विचित्र सा नाम उसे इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक किए हुए है। जब वो कॉटेज में आया था तो मैनेजर से उसने पूछा भी था इस बारे में, मगर मैनेजर ने बताने में असमर्थता जताते हुए कहा था ये तो मालिक ही बता सकते हैं। आज पूरा दिन शिरीष ने रानी रूपमती महल की फ़ोटोग्राफी की है। मांडवगढ़ के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर की प्रेमिका और रानी रूपमती के उस महल की, जिसे बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका की इच्छा पूरी करने के लिए बनवाया था। इच्छा कि वो रोज़ सुबह नर्मदा नदी के दर्शन करना चाहती है, इसीलिए मांडवगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर यह महल बनाया गया। इस महल की छत पर रूपमती झरोके से 20 किलोमीटर दूर बहती नर्मदा नदी को रोज़ देखती थी, दूर क्षितिज पर नज़र आ रही नर्मदा नदी को। रेस्टोरेंट में डिनर करके आने के बाद से ही शिरीष यहाँ लॉन में अपना लैपटॉप और डायरी लेकर बैठा है। इंटरनेट पर रानी रूपमती और बाज बहादुर के बारे में तलाश कर करके पढ़ रहा है। हुमायूं को परास्त कर भारत के शासक बने शेर शाह सूरी ने 1542 में
मांडवगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर अपने खास शुआज़त खान को मांडवगढ़ की कमान सौंप दी। शुआज़त खान के कला प्रेमी बेटे मियाँ बायजीद उर्फ बाज बहादुर ने उसके बाद मांडवगढ़ का राज संभाला। रूपमती मांडवगढ़ से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित तंगजपुर के एक चरवाहे की लड़की थी। उसकी गायकी पर मोहित होकर बाज बहादुर ने उसे शादी कर उसे अपनी रानी बना लिया। इस बीच शेर शाह सूरी का राज समाप्त हो चुका था और अब एक बार फिर अकबर के रूप में मुगलों का शासन था। अकबर के सिपहसालार आदम खान ने जब 1561 में मांडवगढ़ पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया तो संग्रामपुर के युद्ध में बाज बहादुर पराजित होकर खानदेश भाग गया। मांडवगढ़ में रूपमती ने आदम खान से बचने के लिए जहर खाकर जान दे दी। रूपमती की मौत के लगभग 6 साल बाद बाज बहादुर की भी मौत हो गई। पूरे विवरण को पढ़कर शिरीष का मन कसैला हो गया। बाज बहादुर द्वारा रूपमती को मांडवगढ़ में छोड़कर किए गए पलायन, रूपमती के जहर खाकर मरने और 6 साल बाद बाज बहादुर की मौत ने शिरीष के मन में बाज बहादुर के प्रति कड़वाहट भर दी है। शिरीष को लग रहा है कि बाज बहादुर रूपमती की प्रेम कथा असल में तो केवल रूपमती की ही प्रेम कहानी है। ये कैसा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को शत्रु के साए में छोड़कर स्वयं भाग गया। लैपटॉप को सामने टेबल पर रखकर शिरीष ने सामने रखी डायरी उठा ली। पुरुष कभी प्रेम करना नहीं सीख पाएगा। पुरुष बस उपभोक्ता हो सकता है, प्रेमी नहीं। डायरी के खुले कोरे पृष्ठ पर शिरीष लिख रहा है। शिरीष के मन में रूपमती की छटपटाहट फांस बनकर चुभ रही है। कैसा लगा होगा रूपमती को जब उसे पता चला होगा कि उसका प्रेमी तो उसे छोड़कर भाग रहा है। वो प्रेमी जिसके भरोसे वो अपना गांव, घर, परिवार सब छोड़कर चली आई थी। वही प्रेमी तब सत्ता की लड़ाई हार गया तो अपनी सत्ता के साथ साथ प्रेमिका को भी विजेता के लिए छोड़कर पलायन कर गया। इसी आक्रोश में शिरीष अपनी डायरी लिख रहा है। इस डायरी में बहुत कुछ लिखता रहता है वो, कोई विचार, कोई विशेष बात, कभी कभी कविताएं भी। बेतरतीबी से भरी हुई है उसकी ये डायरी। किसी के कदमों की आहट से शिरीष ने मुड़कर देखा तो उसे एक युवक अपनी ओर आता दिखाई दिया। इतनी रात मुझे अनजान से मिलने कौन आ रहा है? कुछ उलझन भरी नज़रों से शिरीष उस युवक को देखता रहा। नमस्ते शिरीष जी, पास आकर उस युवक ने कुछ विनम्रता से कहा। शिरीष ने देखा आने वाला लगभग उसी की उम्र का 27-28 साल का एक सुंदर युवक है। पहली नज़र में ही दिल में उतर जाने वाला चेहरा है युवक का। नमस्ते, शिरीष ने कुछ उलझन के भाव लिए डायरी को सामने टेबल पर रखकर उठते हुए कहा। मैं राहुल हूँ, इस कॉटेज का ओनर। आपको बाहर बैठे देखा तो पूछने चला आया कि आपको यहाँ कोई असुविधा तो नहीं है। राहुल ने शिरीष की नज़रों में आई हुई उलझन को देखकर उत्तर दिया। ओह अच्छा, आप हैं ओनर। मैं तो पहले दिन से ही आपसे मिलना चाह रहा हूँ, पर पता चला कि आप बाहर गए हुए हैं। शिरीष ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैं बाहर गया हुआ था, अभी कुछ देर पहले ही लौटा हूँ। आपके बारे में पता चला तो मिलने चला आया। क्यों मिलना चाह रहे थे आप? कोई असुविधा हुई है आपको यहाँ? राहुल ने कुछ विनम्रता से कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक मेरा स्टे बहुत अच्छा रहा है यहाँ, एकदम शांत और सुखद। बहुत अच्छे बनाए हैं आपने एक कॉटेज, शिरीष ने उत्तर दिया। थैंक्स शिरीष जी, मगर आप मुझसे मिलना क्यों चाह रहे थे? राहुल ने फिर प्रश्न किया। किसी खास कारण से, मगर पहले आप बैठिए तो सही। शिरीष ने पास रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा और स्वयं भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पहले मैं रेस्टोरेंट से कॉफ़ी ऑर्डर कर दूं, बहुत देर से कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है। राहुल के बैठते ही शिरीष ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। कॉफ़ी आ रही है, मैं बोल कर ही आया हूँ। राहुल ने हाथ के इशारे से कॉल करने से मना करते हुए कहा। ओह थैंक्स राहुल जी, शिरीष ने कहा। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। क्या बात करनी है आपको मुझसे? कुछ देर की चुप्पी के बाद राहुल ने कहा। मुझे? ओह हाँ, लेकिन राहुल जी पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि मेरे पूछने का बुरा नहीं मानेंगे। शिरीष ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मानूंगा, मगर एक शर्त है। आप ये राहुल जी कहना बंद कीजिए, बस राहुल कहिए। कुछ मुस्कुराते हुए कहा राहुल ने। ठीक है, आप भी बस शिरीष ही कहिए। शिरीष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया।
राहुल ने हाथ बढ़ाकर मिला लिया। इतनी देर में एक लड़का वहां आया और टेबल पर एक ट्रे में कॉफ़ी के 2 मग, बिस्किट, टोस्ट रखकर पास खड़ा हो गया। तुम जाओ, कुछ और चाहिए होगा तो कॉल कर दूंगा। राहुल के कहते हुए लड़का मुड़कर वापस चला गया। राहुल ने एक मग उठाकर शिरीष की तरफ बढ़ाया। शिरीष को मग थमाकर राहुल ने दूसरा मग अपने हाथ में ले लिया। अब बताइए शिरीष जी, आपको क्या पूछना है मुझसे? राहुल ने अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराया। राहुल, मुझे तुमसे एक बहुत विचित्र सवाल पूछना है, कहते हुए शिरीष रुका। आपकी जगह तुम कहूँगा तो चलेगा ना? शिरीष के प्रश्न पर राहुल ने मुस्कुराकर बस अपना सिर स्वीकृति में हिला दिया। राहुल, अगर नहीं बताना हो तो मत बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। शिरीष ने भूमिका बांधी। शिरीष, मैंने अनुमान लगा लिया है कि आपको क्या पूछना है, पर मैं चाहता हूं कि आप ही पूछें, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप नहीं तुम, हम दोनों हम उम्र ही हैं। औपचारिकताओं से जितना जल्द बाहर आ जाएं अच्छा है। वैसे अब मुझे इस बात की उत्सुकता हो रही है कि तुम क्या अनुमान लगा रहे हो, तुम ही बताओ, शिरीष ने कहा। शिरीष के कहते ही राहुल ने एकदम कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहा और कॉटेज की तरफ देखता रहा। इस कॉटेज का नाम जोया देसाई कॉटेज क्यों है? कुछ देर की चुप्पी के बाद राहुल ने उदास स्वर में कहा। गजब, कैसे अनुमान लगा लिया तुमने? शिरीष ने कुछ आश्चर्य के स्वर में कहा। मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में था, राहुल ने कॉटेज की नेम प्लेट पर नज़र टिकाए हुए पहले से कुछ अधिक उदास स्वर में कहा। मेरे? शिरीष ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि कभी न कभी कोई न कोई कलाकार इसमें रुकेगा, वही पूछेगा मुझसे ये प्रश्न, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा, राहुल ने सधे हुए स्वर में कहा। कलाकार? शिरीष ने पूछा। फोटोग्राफी भी तो एक कला ही है, राहुल ने शिरीष की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम। तो क्या इस कलाकार को बताना चाहोगे इस कॉटेज के नाम के पीछे का सच? शिरीष ने प्रश्न किया। बिल्कुल बताऊंगा, मैंने कहा ना कि ये सच बताने के लिए किसी कलाकार के ही इंतज़ार में था मैं। राहुल का स्वर गहरी उदासी में डूबा है। शिरीष ने राहुल के स्वर की उदासी को महसूस किया और चुप रहा। कुछ देर के लिए एकदम खामोशी छा गई। बात तब शुरू होती है जब मैं 20-21 वर्ष का था। मेरे पिता ने ही ये कॉटेजेस बनवाए थे। पहले उनका बस वो रेस्टोरेंट ही था। पीछे की ज़मीन खाली पड़ी थी। रेस्टोरेंट अच्छा चलता था, मगर लोगों के कहने पर पिताजी ने कुछ बैंक से और कुछ मिलने जुलने वालों से लोन लेकर पीछे की खाली ज़मीन पर 4 कॉटेज बनवा लिए। बनवाने के बाद पता चला कि कॉटेज से होने वाली कमाई इतनी नहीं है कि उससे लोन की किश्तें निकल सकें। मांडवगढ़ में आने वाले टूरिस्ट 3 स्टार 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, और जो यहाँ पिताजी के कॉटेजेस में रुकने आते थे उनसे उतना किराया नहीं मिल पाता था कि किश्तें चुकाई जा सकें। धीरे धीरे पिताजी कर्ज के दलदल में डूबने लगे और एक दिन कर्ज की चिंता पिताजी की चिता बन गई। राहुल की आवाज़ जैसे कहीं डूबती चली गई। ओह, शिरीष ने अफसोस के स्वर में कहा। पिताजी के बाद मुझे यहाँ सब कुछ संभालना पड़ा। घर में सबसे बड़ा मैं ही था। जब मैंने यहाँ सब कुछ संभाला तो कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। बहुत से कर्मचारी भी काम छोड़कर जा चुके थे, उनका काम भी मुझे ही करना था। मैं मालिक भी था, मैनेजर भी था और रिसेप्शनिस्ट भी। कोई वेटर नहीं उपलब्ध होता था तो मैं ही कॉटेजेस में सर्व करने जाता था। बहुत मेहनत कर रहा था मैं। कभी कभी रात ज़्यादा हो जाती थी तो घर न जाकर वहीं रेस्टोरेंट में ही रुक जाता था। उद्देश्य था कि किसी तरह से कर्ज चुकाकर अपने छोटे भाई बहनों का भविष्य सुरक्षित कर सकूं। कच्ची उम्र में ही जिम्मेदारियां सिर पर आने से मैं एकदम बड़ा हो गया था। जिस उम्र में सपनों का रंग गुलाबी होता है, उस उम्र में मुझे एक स्याह रंग सपनों में दिखता था। मेरे परिवार और व्यवसाय निगलने को तैयार, काला गहरा रंग। मुझे पता ही नहीं था कि उम्र के सबसे सुंदर हिस्से से होकर गुजर रहा हूँ मैं। राहुल कहते हुए रुक गया। हाथ में रखे हुए कॉफ़ी के मग से एक घूंट भरा और मग को सामने टेबल पर रख दिया। उसी समय जोया देसाई यहाँ आई थी। जोया अमेरिका से भारत अपने पति के साथ आई थी, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर था। पति कंपनी की तरफ से इंदौर में सप्ताह भर की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने आया था।
इंदौर पहुंचकर जोया टैक्सी करके यहाँ अकेली मांडव आ गई थी। जाहिर सी बात है, उसे तो किसी बड़े होटल में ही रुकना था। इंदौर से मांडव पहुंचकर यहाँ मेरे रेस्टोरेंट में वो खाना खाने आई थी। रेस्टोरेंट में बैठे हुए उसने कॉटेजेस के नाम का बोर्ड देखा तो रूपमती कॉटेज नाम पर निगाहें ठहर गई थीं उसकी। यही कॉटेज जिसमें आप ठहरे हैं, तब इसका नाम रूपमती कॉटेज था। खाना खाने से पहले ही उसने कॉटेज देखना चाहा था। ऑफ सीजन था, इसलिए सारे कॉटेज खाली पड़े थे उस दिन। कॉटेज देखने के बाद तुरंत ही 7 दिन के लिए कॉटेज बुक कर लिया था उसने। खाना खाने के बाद टैक्सी से सामान उतरवा कर उसने टैक्सी ड्राइवर को 7 दिन बाद वापस आने को कह इंदौर लौटा दिया था। कहकर राहुल कुछ देर के लिए चुप हो गया। अगले दिन जोया ने मुझे एक गाइड और टैक्सी का इंतज़ाम करने को कहा। मेरा एक दोस्त दोनों काम करता था, मैंने उसे ही जोया के साथ भेज दिया। शाम को लौटकर दोस्त ने बताया कि जोया बस रानी रूपमती के महल में ही गई। वहाँ गलियारों में बैठकर कागज़ पर तस्वीरें बनाती रही। तस्वीरें बनाकर थक जाती तो अपनी डायरी निकाल कर कुछ लिखने लगती। सुबह यहाँ से जाते समय रेस्टोरेंट से लंच पैक करवा कर ले गई थी। दोपहर में खुद भी खाया और मेरे दोस्त को भी खिलाया। शाम तक वहीं रानी रूपमती के महल में भटकती रही और फिर लौट आई। राहुल ने बात को आगे बढ़ाया। रात का खाना जोया ने कॉटेज में ही ऑर्डर किया था। कोई ले जाने वाला नहीं था, इसलिए मैं खुद खाना लेकर गया था। जब मैं टेबल पर खाना रख रहा था तो जोया ने कहा था, आपके ओनर का नंबर और नाम दीजिए, मैं आप लोगों की सर्विस की तारीफ़ उनसे करना चाहती हूँ। मैं क्या उत्तर देता, चुप रहा था। जोया ने फिर कहा था, क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैंने धीरे से कहा था, मैं राहुल हूँ और मैं ही ओनर हूँ। जोया की आंखें फैल गई थीं। उसने कहा था, अरे तो आप क्यों लेकर आए डिनर, किसी को भेज देते। मैं फिर चुप रहा था। क्या बताता कि ये विनम्रता नहीं मजबूरी है मेरी। मैं चुपचाप डिनर को टेबल पर लगाता रहा। जोया की आंखें पूरे समय मुझ पर ही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, कुछ पूछना चाह रही हो मेरे बारे में। मुझे वहाँ कुछ असहज लग रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी खाना लगाकर वापस आ गया था। राहुल जैसे अतीत के किसी पल में ठहरा हुआ कहानी सुना रहा है। जोया सुंदर थी, मगर उसकी सुंदरता उदासी में डूबी हुई सुंदरता थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में मांडव के खंडहरों की तरह सूनापन था, जैसे कोई अधूरापन, कोई तलाश, कुछ मिल जाने की चाह बसी थी उन आँखों में। अगले दिन जोया कहीं नहीं गई, कॉटेज में ही रुकी रही। मैं दिन भर उस तरफ नहीं गया। दिन में खाना लेकर गए वेटर से मेरे बारे में पूछा भी था जोया ने, और कहा भी था कि राहुल जी को भेज देना अगर वे फ्री हों तो, मगर मैं नहीं गया। रात को जोया ने 2 लोगों के लिए डिनर मंगवाया था कॉटेज में। पहले मैं नहीं जा रहा था डिनर लेकर, मगर उस ऑफ सीजन में ग्राहक भगवान की तरह था मेरे लिए। इसलिए फिर मैं ही चला गया था कि कहीं मेरे नहीं जाने को वो अन्यथा न ले लें। मुझे मालूम था कि दूसरा व्यक्ति मैं ही हूँ जिसके लिए डिनर मंगवाया गया है। मैं जब डिनर लेकर गया तो जोया ने मुझे अपने साथ डिनर पर बैठा लिया। डिनर के दौरान बातों ही बातों में मेरी पूरी कहानी जान ली थी उसने। मेरी कहानी सुनने के बाद उसकी उदास आंखें और उदास हो गई थीं। डिनर के बाद जब मैं चलने लगा तो बोली थी, राहुल, कहानी सबकी ऐसी ही होती है, दुख और उदासी से भरी हुई। बस दुख के कारण बदल जाते हैं। चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। कोशिश करते रहने से रास्ते बन ही जाते हैं। कहते हुए उसकी उदास आंखों में नमी तैर गई थी। राहुल की आवाज़ में कंपन सा महसूस हुआ शिरीष को। अगले दिन वो दिन भर घूमकर जब शाम को लौटी तो सीधे मेरे पास आई। बोली, मैं तैयार होती हूँ, आज तो मुझे हिंडोला महल की दीवार पर होने वाला लाइट एंड साउंड शो दिखाने ले जाओगे। और हाँ, मैं आते जाते हर होटल के बाहर एक ही डिश सजी देख रही हूँ। आज डिनर में तुम मुझे यहाँ की वही फेमस डिश दाल पनिया भी खिलाओगे। कहकर कॉटेज की तरफ बढ़ गई। उस रात लाइट एंड साउंड शो देखते समय जब शो में बाज बहादुर और रूपमती का जिक्र आया था तो जोया ने कुर्सी के हत्थे पर रखे हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। मैं स्तब्ध सा बैठा था। रूपमती और बाज बहादुर के पहली बार मिलने के बारे में जब बताया जा रहा था तब मेरे हाथ पर जोया के हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मेरा हाथ पसीने में भीग रहा था। शो के बाद
बाहर डिनर करते हुए जब हम कॉटेज पहुँचे तो रात बहुत हो चुकी थी। मैं उसे छोड़कर वापस जाने को हुआ तो उसने रोक लिया। जाने किस सम्मोहन में बंधा हुआ मैं रुक गया। वो रात, कहते हुए बात को अधूरा छोड़कर राहुल कुछ देर को चुप हो गया। शिरीष की नज़रें राहुल पर ही जमी हुई हैं। राहुल के चुप होते ही रात की खामोशी एक बार फिर फैल गई। उस रात इस कॉटेज की दीवारों ने भी एक लाइट एंड साउंड शो देखा था जो पूरी रात चलता रहा था। उस रात मैं सब कुछ भूल गया था कि क्या सही है क्या गलत। मैं जो जोया के आने से पहले भूल ही चुका था कि मैं प्रेम करने की उम्र में हूँ। मेरा एक मन है, मेरा एक शरीर है जिनकी कुछ इच्छाएं भी हैं। मैं किसी मशीन की तरह ज़िंदगी बिता रहा था। उस रात जोया ने मुझे मशीन से इंसान बना दिया था। वो रात जैसे चांदनी के रंग, चंदन की गंध, मोर पंख के स्पर्श, घुंघरुओं के स्वर और शहद के रस से बनी थी। उस रात का हर पल हमने जागते हुए बिताया। रस, गंध, स्पर्श, स्वर और रस की नदी में सारी रात बहते रहे हम, सारी रात। आखिरी शब्द कहते हुए राहुल की आवाज़ बहुत गहरी उदासी में डूब गई है। राहुल बात पूरी करके चुप हो गया। शिरीष के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए वो भी चुप है। अगले दिन मैंने देखा कि जोया की आंखों की उदासी कम हो गई है। उसके बाद के 4 दिन मैंने ही जोया को मांडव घुमाया। मैं उसे पूरा मांडव घुमाना चाहता था, लेकिन वो बाज बहादुर के महल और रानी रूपमती के महल के आसपास ही भटकती रही। और उसके बाद की 4 रातें भी उसी एक रात की तरह बीती, किसी सपने की तरह। जोया जैसे रेगिस्तान में भटकी हुई कोई मुसाफिर थी जो अचानक किसी दरिया के किनारे आ गई थी और फिर से रेगिस्तान में भटकने से पहले दरिया को जी भर कर पीना चाह रही थी। और मैं भी जीवन की परेशानियों के एक दूसरे तरह के रेगिस्तान का मुसाफिर था। मेरे लिए भी वो एकदम नया अनुभव था। कहकर कुछ देर के लिए राहुल रुका और वो 4 रातें और 4 दिन भी बीत गए। उनको बीतना ही था। जब उसके जाने का दिन आया तो मुझे पता चला कि मैं अपने जीवन के पहले प्रेम में हूँ, प्रेम जिसका जाना पहले से तय था। चलते समय जोया ने कॉटेज और खाने के बिल का भुगतान नहीं किया था। मुझसे कहा था अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स दे दो, मैं इंदौर पहुंचकर बिल का अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगी। मैं बिल के लिए मना करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी मुझे। मैंने चुपचाप अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दी थी। जब जोया इंदौर जाने के लिए टैक्सी में बैठ गई थी तो मैंने धीरे से पूछा था, अब कब मिलना होगा? जोया ने कहा था, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मगर इतना तय है कि मांडव से बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साथ कितना रहा, फ़र्क इससे पड़ता है कि साथ कैसा रहा। प्रेम को समय से नहीं मापा जाता, एहसास से मापा जाता है। मैं कुछ नहीं कह पाया था उसके बाद, बस जाती हुई टैक्सी को हाथ हिलाकर विदा देता रहा। राहुल जैसे अपने आप से ही बात कर रहा था। शिरीष भी कहानी के दुख में डूब गया है। राहुल के चुप होते ही मौन पसर गया। अच्छा, तो ये कारण है कॉटेज का नाम जोया देसाई कॉटेज रखने का? कुछ देर की चुप्पी के बाद शिरीष ने कहा। नहीं, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, राहुल ने तुरंत कहा। 3-4 दिन बाद जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा काम देख रहा था तो अचानक मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया। मैंने देखा मेरे बैंक का मैसेज है। मेरे खाते में एक बड़ी राशि जमा हुई है। जितना कर्ज मुझ पर था उससे लगभग 2 गुनी राशि। मैं हैरत में था कि अचानक कुछ देर में दूसरा मैसेज आया। आश्चर्य में हो, ये राशि मैंने जमा की है। इंडिया के मेरे पर्सनल अकाउंट में कई सालों से यूं ही पड़ी थी। ये सोचकर रखी हुई थी कि कभी इंडिया में ज़रूरत पड़ी तो उपयोग कर लूँगी। अब उपयोग का कारण मिल गया तो उपयोग कर रही हूँ। पैसे को पानी की तरह होना चाहिए। जहाँ अनावश्यक है, ज़्यादा है, वहाँ से उस तरफ बह जाना चाहिए जहाँ कम है, जहाँ उसकी आवश्यकता है। तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए अधिकार से दे रही हूँ, रख लो। अगर स्वाभिमान आड़े आ रहा हो तो कर्ज समझ कर रख लो, जब चाहो लौटा देना। तुम्हारे सिर पर जितना भी कर्ज है वो सब चुका देना और बचे पैसों से 3-4 कॉटेज और बनवा लेना। कॉटेज बढ़ जाएंगे तो कमाई भी बढ़ेगी। आज रात मैं अमेरिका लौट रही हूँ। ये इंडिया वाला मोबाइल नंबर आज रात से बंद हो जाएगा।
उसके बाद तुम मुझसे संपर्क नहीं कर सकोगे। अमेरिका का नंबर मैंने जानबूझकर तुमको नहीं दिया है। विदा राहुल। अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित कर लेना और परिवार के मुखिया होने के सब दायित्व पूरे करना। अलविदा बाज बहादुर, अलविदा। मैं हैरत में था कि उसने अंत में राहुल न लिखकर बाज बहादुर क्यों लिखा। राहुल के स्वर में अंतिम वाक्य कहते हुए उदासी घुल गई। कुछ देर के लिए फिर सन्नाटा छा गया। शिरीष ने देखा कि पूर्णिमा का चांद अब बिल्कुल जहाज महल के गुंबदों के ऊपर आ गया, एक बहुत अच्छी फ़ोटो के लिए परफेक्ट फ्रेम। मैंने वही किया जो जोया ने लिखा था। सारा कर्ज चुका दिया, 4 कॉटेज और बनवा लिए और ज़िंदगी को व्यवस्थित कर लिया, वैसा ही जैसा जोया चाहती थी। मैं अपने स्वाभिमान को बीच में ले आता तो पैसा नहीं लेता, वापस कर देता, मगर मेरी परिस्थितियाँ मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रही थीं। इसलिए मैंने वही किया जो जोया चाहती थी। राहुल ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, और फिर इस कॉटेज का नाम जोया देसाई कॉटेज रख दिया? शिरीष ने कहा। नहीं शिरीष, कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। राहुल ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा। इस कॉटेज का नाम पहले की तरह रूपमती कॉटेज ही था। इसका नाम बाद में बदला मैंने। जोया के जाने के बाद उससे मेरा कोई संपर्क नहीं था। उसने कोई संपर्क सूत्र छोड़ा भी नहीं था। करीब साल भर बाद अमेरिका के नंबर से एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया। कहते हुए राहुल कुछ देर को रुका और अपने मोबाइल में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद शिरीष की तरफ देखता हुआ बोला, मैं आपको वो मैसेज पढ़कर ही सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं जोया की दोस्त हूँ। जोया 2 दिन पहले नहीं रही। जोया ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि उसके नहीं रहने की खबर आप तक मैं पहुँचा दूँ। जब जोया भारत आई थी, उसके कुछ ही दिन पहले उसकी एनुअल मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी। डॉक्टर्स ने किसी गंभीर बीमारी के संकेत दिए थे। उसने बचपन में बाज बहादुर, रूपमती और मांडव की कहानी कई बार पढ़ी थी। तब से वो मांडव जाना चाहती थी, इसीलिए वो जिद करके पति के साथ भारत आई थी। रूपमती उसकी सबसे बड़ी फैंटेसी थी। वो रूपमती होना चाहती थी। जब वो भारत जा रही थी तो मुझसे हंसते हुए कहा था उसने, इस बार मैं बाज बहादुर की तलाश में मांडव जाने के लिए ही भारत जा रही हूँ। मैंने भी हंसते हुए कहा था, अगर बाज बहादुर नहीं मिला तो? उसने जवाब दिया था, बाज बहादुर आसमान से अनूठा नहीं उतरता। रूपमती का प्रेम उसे बाज बहादुर बना देता है। भारत से अमेरिका लौटते ही उसका इलाज शुरू हो गया था। मैं उससे मिलने अस्पताल जाती थी तो उसे पहले की तरह कभी उदास या दुखी नहीं देखा मैंने। उसकी आंखें जगमगाती रहती थीं। वो मांडव में बिताए गए खूबसूरत समय के सुख में थी। उसी सुख में वो दुनिया से जाना चाहती थी और अभी 2 दिन पहले वो चली भी गई। आपके लिए उसने मैसेज छोड़ा है, अब मेरा इंतज़ार मत करना। हाँ, बस एक बात अपनी तरफ से बता रही हूँ, वो अपने पति के साथ कभी खुश नहीं थी। उसे अपने पति की तरह पैसों से नहीं, ज़िंदगी से प्यार था। वो मुझे सब कुछ बताती थी, कुछ नहीं छिपाती थी। उसने ही मुझे बताया कि आपने उसे वो सब कुछ दिया जो ज़िंदगी से चाहती थी। शुक्रिया राहुल, आपने मेरी सहेली की मौत आसान और सुखमय कर दी। उसकी रूपमती होने की इच्छा पूरी कर दी। गॉड ब्लेस यू राहुल। इस संदेश को पढ़कर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। राहुल की आवाज़ एक बार फिर गहरी उदासी में डूब गई है। उसने मेरा इंतज़ार समाप्त नहीं किया, बहुत लंबा कर दिया। वो मैसेज मिलने के बाद मैंने रूपमती कॉटेज का नाम जोया देसाई कॉटेज कर दिया। उसने तो कह दिया कि मेरा इंतज़ार मत करना, मगर मुझे तो ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करना है। कहकर राहुल चुप हो गया। शिरीष को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। कुछ देर बाद राहुल उठकर खड़ा हो गया और बोला, चलता हूँ, रात बहुत हो गई, आपके भी सोने का समय हो रहा है। राहुल के उठते ही शिरीष भी उठकर खड़ा हो गया, लेकिन शिरीष के पास अब भी शब्द नहीं है राहुल से कहने को। राहुल पलटा और उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया जो कॉटेज से रेस्टोरेंट की तरफ गया है। कुछ दूर जाकर अचानक राहुल रुककर पलटा और शिरीष की तरफ देखता हुआ बोला, शिरीष, रूपमतियों के मर जाने के बाद लोग सवाल उठाते हैं कि उसके बाद बाज बहादुर भी क्यों नहीं मर जाते, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बाज बहादुर अपने सिर पर रखी जिम्मेदारियों का बोझ किसको सौंप कर मरे। बाज बहादुर के नसीब में एक बार की मौत नहीं लिखी होती, उनको रोज़ रोज़ मरकर जीना होता है।
रूपवतियाँ चली जाती हैं, बाज बहादुर पीछे छूट जाते हैं सजा काटने के लिए, कहकर राहुल वापस पलटा और रास्ते पर बढ़ गया। राहुल की बात सुनकर शिरीष शरीर को ढीला छोड़ता हुआ फिर से कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने फोटो के लिए एक और फ्रेम बन रहा है जिसमें आसमान पर चांद है, कुछ नीचे जहाज महल के गुंबद हैं, एक कच्चा रास्ता है जिसके किनारे पर एक लकड़ी के बोर्ड पर लिखा है जोया देसाई कॉटेज। उस बोर्ड के ठीक पास से कैमरे की तरफ पीठ किए थके कदमों से एक आदमी जा रहा है। पत्रिका के कवर पेज के लिए एकदम परफेक्ट शॉट। शिरीष ने टेबल पर रखी डायरी उठाई और उसे खोलकर कुछ देर पहले लिखे गए वाक्य, पुरुष कभी प्रेम करना नहीं सीख पाएगा, पुरुष बस उपभोक्ता हो सकता है, प्रेमी नहीं, को पेन से काटने लगा। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी जोया देसाई कॉटेज। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।